जनता बेवकूफ नहीं है। आटे पे टैक्स लग गया है, कफन पे टैक्स लग गया है, अब कहाँ टैक्स लगवाना है भाई? बस हवा बची रह गई है, वो भी पॉल्यूटेड, कहाँ और टैक्स लगवाना है, वहां भी टैक्स लग जाएगा। और क्या चाहिए आपको इकोनॉमी डुबाने के लिए? इसका 400 पार क्या, इस बार अगर सरकार बना ले वो भी बहुत बड़ी बात। बीजेपी को वोट देना अब मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। देखिए शंभू जी जैसे लोगों को बाकी आना चाहिए। 85% की लोगों की बात करते हैं शंभू जी, तो अगर जो जनता आपको वोट दे सकती है वो नोट दी, एक नोट जरूर दे सकती है, 10 रुपया जरूर दे सकती है। तो मेरा अपील है कि शंभू जी की मदद करें, और ताकि एक अच्छा नेता आए जो अभी इतना ज्यादा इस मनुवादी व्यवस्था से लड़े हैं, तो आगे भी वो लड़े और संसद में पहुंचे। देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये गुमराह और भ्रम की राजनीति है। 24 का लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। तमाम लोगों की निगाहें 24 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन ऐसे में दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान प्रियंका पासवान, मुखर होकर सामाजिक मुद्दों पर बात करती हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद निधि जी। पहला सवाल तो आपसे यही है कि बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है 400 पार का, क्या आपको लगता है कि बहुमत की सरकार बनने जा रही है? देखिए बीजेपी जो 400 पार का अगर दावा कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो और सारी पार्टियां हैं उन लोगों के खिलाफ जो ईडी सीबीआई इन सबका कर रही है, तो बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए वो इस चीजें कर रही है। वो देख रही है कि उसका 400 पार क्या, इस बार अगर सरकार बना ले वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि बहुमत की कोई भी सरकार नहीं बननी चाहिए, खासकर केंद्र में बहुमत की कोई भी सरकार नहीं बननी चाहिए। कोई किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुमत की सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, मान्यवर साहब ने कहा था। तो मजबूर सरकार रहेगी तो वो बिल्कुल घिर के अपना काम करेगी जो उसको देना पड़ेगा। अभी जो पिछले 10 सालों में है, मोदी जी ने इंटरव्यू तक, प्रेस वार्ता तक नहीं की। 10 सालों में प्रेस वार्ता तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो मजबूत हैं। वो मजबूर होते तो डेफिनेटली लोगों के सामने आके उनके बातों का जवाब देते। मन की बात नहीं करते, वो जन की बात करते। तो आप अगर देखेंगे कि ये मजबूत सरकार क्या कर रही है, सारी चीजें उसने बेच दी, गेल भेल, मतलब पिछले 60-70 सालों में जो भी काम हुआ था, जिसकी वजह से, आरक्षण की वजह से जो थोड़ा सा हम लोग ने इकोनॉमी जो बढ़ी थी, और SC ST OBC इतनी बड़ी आबादी है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी से बाहर हो जाएंगे, तो मतलब ये इकोनॉमी कभी भी नहीं अच्छी हो सकती। तो इतनी बड़ी आबादी को लेके चलने के लिए डेफिनेटली आरक्षण की वजह से जो थोड़े बहुत लोग निकले, क्योंकि अभी सारा निजीकरण जो हो रहा है उसमें बहुजन नहीं जा सकता भाई। अभी अगर हम लोग थे तो बैकलॉग इतना ज्यादा था, बैकलॉग अगर आप देखेंगे बैकलॉग था, तो जब वो सरकारी नौकरी में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो निजी में कहां से एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे? तो बिल्कुल है, एक आप लोग अपने मत का अच्छा सही प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और उसको अपनी बहू बेटी की तरह देखिए, और अपने मत का सही प्रयोग कीजिए। बहुमत की कोई भी सरकार मत बनने दीजिए, उसको मजबूर सरकार बनाइए जो गठबंधन से चले, तभी देश की भलाई है। जी, आपने बहू और बेटी की बात की। मोदी सरकार ही ऐसी सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा कर सकती है, जो मंगलसूत्र की हिफाजत कर सकती है। आज तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया है कि ST SC OBC महिलाओं की अगर हिफाजत कोई कर सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की कैसे हिफाजत करेगी जिसके अंदर संवेदना नहीं है? देखिए संवेदना कहाँ से पनपता है? संवेदना आपके सबसे ज्यादा कठोर इंसान जब हो जाता है, जब उसने कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास में बीवी बच्चे नहीं है, उसका कुछ परेशानी नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे लोग की RSS और ये है जो स्त्रियों को ना जाने क्या क्या मनुस्मृति में क्या चीजें लिखी गई हैं शूद्रों के लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये लोग ये सब मानने वाले हैं। ये लोग कहाँ से महिलाओं की इज्जत करेंगे? किस जगह महिलाओं की? और ये मंगलसूत्र की जो बात करते हैं भाई, मंगलसूत्र जब यहाँ पे हमारे जो नोटबंदी इन्होंने किया था, लाइनों में कितने लोग मर गए थे उस वक्त मंगलसूत्र, जो मर रहे थे। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? हस्बैंड की अच्छाई। मंगलसूत्र चाहे कोई पहने ना पहने, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर अपने हस्बैंड के लिए सुरक्षा, तो अगर वो
उसके वहां पे इतने इतने लोग मरे, तब मंगलसूत्र कहाँ मोदी जी बचा रहे थे? वहां पे नोटबंदी किए, नोटबंदी में मरे किसानों के आंदोलन में इतने लोग शहीद हुए, वहां पे जो मरे वहां तो मंगलसूत्र बचाने के लिए कहाँ आ रहे थे? आज तो ये सिर्फ चीजों को, महिलाओं को तक भी डराने के लिए आपका मंगलसूत्र आपका, ये भी लोग टैक्स कर लिए। अभी मोदी जी ने जो सरकार जितना टन सोना बाहर रखा हुआ है और जितना देश पे कर्ज लिया हुआ है, उतना पिछले सरकार में कभी नहीं हुआ। तो मंगलसूत्र की ये क्या हिफाजत करेंगे? ये तो सिर्फ डराने की बात है कि घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। भाई घुसपैठी कौन है? जो यहाँ पे मुस्लिम है, यही हिंदू की जो परंपराएं रही हैं, रूढ़िवादी जातिवादी, उसी वजह से लोग निकले हुए हैं, ईसाई मुस्लिम बने हुए हैं। यहीं के तो लोगों के बाहर क्या है यहाँ पे? तो यहीं तो अपने ही लोगों के प्रति इतनी ज्यादा नफरत और इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा तुष्टीकरण, बहुत ही घटिया ये राजनीति है। और सिर्फ एक वोट के लिए महिलाओं को डराना, ये करेंगे जो महिलाओं को डरा रहे हैं। वो डरा नहीं रहे, वो राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने सपना देखा है विकसित भारत का, 2047 का वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। गुजरात मॉडल का स्ट्रक्चर वो भारत पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छी बिल्डिंगें दिखेंगी, अच्छा रोड दिखेगा। और आज तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबों को खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ अमीरी रहेगी। देखिए अभी जो गुजरात मॉडल है, मेरा सबका विकास होना चाहिए, लेकिन गुजरात मॉडल क्या है? अगर आप वहाँ जाएंगे, जब वहाँ मुझे याद आ रहा है जब ट्रम्प या और लोग आए थे, तो जो गरीबों के घर थे, जो स्लम एरिया थे, ग्रीन पर्दों से ढक दिए गए थे। अगर आप ये देखेंगे तो वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जो स्लम में रहते हैं, उनके प्रति कोई इज्जत नहीं है। जातिवाद वहाँ चरम पे है और चरम पे रहेगा, क्योंकि बीजेपी का यही है कि वो अगर उनका पढ़ेंगे, उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल जातिवादी, एकात्मकता, रूढ़िवादी, जहाँ महिलाओं के लिए और किसी भी वर्ग के लिए कोई भी फ्रीनेस नहीं है कि कुछ चीज़ें कोई अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो ये बिल्कुल ही मतलब एक कुएं के मेढक की तरह है, वो उसके आगे बाहर निकलेंगे ही नहीं, ना सोचेंगे। वो अपने बच्चों को तो भले 7 समंदर पार भेज दे, लेकिन हमारे और आपके बच्चों को वो तलवार चलवाएंगे। इन लोग की ये नीति है। अगर मोदी जी ने मतलब जिस हिसाब से बेरोजगारी की वजह से और महंगाई की वजह से इतने परिवार मरे, तो मोदी जी का मंगलसूत्र कहाँ बचाने का कोई काम किया? कहाँ बेरोजगारी है? वो तो लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है। मोदी जी ने तो ऑफर दिया, आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोजगार खड़ा कीजिए। देखिए अगर आप देखिए रोजगार मतलब लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है, तो टैलेंट कौन बनाएगा? लोकतांत्रिक सरकार है ना ये, कि राजशाही सरकार है। और राजशाही भी सरकार होती तो उसको अपने सरकार का मतलब ही है कि जो अपने सबसे निचले वर्ग का व्यक्ति है उसको आगे लाया जाए, उसके लिए कुछ काम किया जाए, यानी कि मरने के लिए छोड़ दिया जाए, 5 किलो अनाज पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। मतलब इस सरकार में तो ऐसा हुआ है कि 5 किलो अनाज देकर सिर्फ अपनी जिंदगी आप बचाओ, उसके आगे आप सिर्फ अपने खाने पीने में लग जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ना ही आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते, ना ही आप मेडिकल की अच्छी सुविधा ले सकते हैं, ना ही आप अच्छा व्यवसाय कर सकते। व्यवसाय कहाँ से करेंगे? हमारे पास पैसा ही कहाँ है व्यवसाय करने का? और जो लोन लेने की प्रक्रिया है, इतनी मतलब जो केजरीवाल सरकार जो लोन लेने की प्रक्रिया SC ST के लिए है, वो भी इधर भी लोन इतना आसानी से नहीं मिलता, इनका लॉबिंग होता है। तो बच्चे कम पैदा कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, सरकार सबका जिम्मा कहाँ तक उठाएगी? 80 करोड़ लोगों को राशन भी फ्री में दे रही है। ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या को कंट्रोल करना जरूरी है। तो कहाँ से राशन देंगे? अगर ये सरकार नहीं संभाल रहे हैं तो अडानी को हिला दे भाई। अगर अडानी सरकार चला रहा है तो हम अडानी को दे देने में क्या हर्ज है हमें वोट? जब इनसे नहीं चल रहा है तो अडानी को हम दे देंगे वोट। क्यों ये इनका मुखौटे पे करें? और सिर्फ इनको अमीरों के लिए काम करना है, तो अमीरों के लिए सिर्फ काम करना। अगर आपको याद होगा तो जब यहाँ पे हमारे वहाँ जब कोरोना की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो ये अपने वहाँ क्या ज्ञान दे रहे हैं? उन्होंने बोला कि आप योगा कीजिए, टाइम कैसे पास कीजिए, योगा कीजिए, अंदर खेलिए। भाई उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि जनता जो बाहर है उनको आप अनाज उनको कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, उनको घर कैसे पहुँचाएंगे, और उनके बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे उनको मूलभूत आवश्यकताएं देंगे, उनके बारे में उन्होंने बात नहीं किया। मतलब इस तरह का संवेदनहीन व्यक्ति बैठा हो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे,
तो आप कैसे उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि महिलाओं की रक्षा करेंगे? और एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये, मैं नहीं बोल रही हूँ ना, आप बोल रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिलाओं के साथ में जितना अत्याचार इस सरकार में हो रहा है किसी सरकार में नहीं हो रहा है। कैसे चेंज आएगा? आप बताइए कि बहुजन समाज की बात करें, बहुजन समाज के नेताओं की बात करें, वो तो सब निजी स्वार्थ में बटे हुए हैं। कैसे डेवलप आएगा? बीजेपी पर आरोप लगा रही है, इतना कमियां हैं, बहुमत की सरकार भी बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो कोई तो चेंज करेगा ना, कैसे चेंज आएगा? देखिए, चेंज यही हो सकेगा क्योंकि ये देखिए, जो इस वक्त की सरकार, इस वक्त कांग्रेस ही लड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस लड़ सकती है। या अगर आपको कांग्रेस को नहीं देने का मन है, बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन बीजेपी को मत दीजिए। आप बीजेपी को बिल्कुल वोट दीजिए, रीजनल पार्टीज को वोट दीजिए, भाई उनको भी मौका दीजिए, जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, उनको भी मौका दीजिए खड़े होने के लिए। उनको आगे लाइए, तमाम पार्टियां हैं, उनको आगे लाइए। आप अगर आपके पास इतना बहुमत है, आप खड़े हो जाइए इलेक्शन में, आप जीतिए, आप जाइए संसद, तो आप ये करिए। लेकिन बीजेपी को वोट देना अब मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाना है, उनको अशिक्षित करना है। तो बीजेपी को अगर आप वोट देंगे तो ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि इसने प्रूव किया है पिछले 10 सालों में। आपने कहा कि अगर कोई नहीं कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है तो आप खुद खड़े हो जाइए, तो कैसे खड़े होंगे? एक शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संपादक हैं, वो वैशाली की सीट से चुनाव लड़ने गए हैं। वो कह रहे हैं कि धन बल और बाहुबल को इस बार हम हरा कर संसद पहुंचेंगे, इस बार बहुजन आएगा संसद। तो कैसे बहुजन आएगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें हक अधिकारों से वंचित रखा गया है, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि हम बाहुबल को भी हरा देंगे, धन बल को भी हरा देंगे। कैसे बहुजन का क्या प्लानिंग है? देखिए, शंभू जी जैसे लोगों को वाकई आना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया, इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तब से मैं इनको जान रही हूँ, और जिस हिसाब से इन्होंने पिछले लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो उनके बल पे डेफिनेटली इनको लोग मानने वाले। देखिए, ये बातें किसकी करते हैं? बातें वही 85% लोगों की बातें होती हैं इस नेशनल दस्तक में। 85% की लोगों की बात करते हैं शंभू जी। तो उन्हीं के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, तो अगर उनको ढंग से वो मुझे लगता है चैनल के माध्यम से वो जुड़ भी जाएंगे। और जहाँ तक रहा कि भाई कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, तो अगर जो जनता आपको वोट दे सकती है, वो नोट भी दे सकती है, एक नोट जरूर दे सकती है, 10 रुपया जरूर दे सकती है। तो मेरा अपील है कि शंभू जी की मदद करें, और ताकि एक अच्छा नेता आए जो अभी इतना ज़्यादा इस मनुवादी व्यवस्था से लड़े हैं, तो आगे भी वो लड़े और संसद में पहुंचे। जी, तो क्या आपको ये मतलब सही फैसला लगता है शंभू जी का कि कलम छोड़ के आप सड़क पर आ गए हैं? वो तो कलम के जरिए भी लड़ाई लड़ सकते थे, पत्रकार के रूप में भी लड़ाई लड़ सकते थे। देखिए, ये संविधान की क्वालिटी है, इसके पहले आप नहीं कर सकते थे। पहले रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था। ये अगर हम गरीब हैं, वो मैटर करता है, दिक्कत होती है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन भी है, वोट का ऑप्शन है। हर किसी को वोट देने का जो अधिकार है, आपके पास ऑप्शन है, आप लड़ सकते हैं, आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, भले आपको एक वोट नहीं मिले, लेकिन आप लड़ सकते हैं। यही तो संविधान की खूबसूरती है। तो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए डेफिनेटली लोगों को आना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जैसे शंभू जी हैं, जो लोगों के बीच जाकर काम करते हैं। ऐसे और भी लोग होंगे जो खड़े हुए हैं। तो जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आपको लगता है आपकी नज़र में वो ठीक है, तो उनको वोट दीजिए। जी, जनता का एक सवाल भी है कि तमाम लोग जो हैं वो बहुजनों के नाम पे खड़े होते हैं, चंदा बटोरते हैं, उसके बाद अपना निजी हित में खो जाते हैं, उसके बाद समाज का हित, राष्ट्र का हित, संसद जाने सब भूल जाते हैं। देखिए, जो अगर इतना बड़ा दाव मतलब अपना कैरियर जिसने दाव पे लगा दिया, तो पर्सनली अगर शंभू जी को देखूं तो ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टाइम तक अपने आप को टिका नहीं रख पाएगा। और तो ऐसे लोगों के पर आप भरोसा ही क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और वोटर, जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो देखते हैं कि कितने टाइम से वो इंसान हमारे बीच में है, कितने टाइम से हमसे वो संवाद कर रहा है, कितने टाइम से हमारे मुद्दों को उठा रहा है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो जनता सही चुनेगी और अपना सही निर्णय देगी, सही जगह अपना वोट डालेगी। 24 का चुनाव लगभग अब शुरू ही हो चुका है। सामाजिक लड़ाई को आप कैसे देखती हैं? लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता पहले की कंपैरिजन में बढ़ी है कि घटी है? देखिए, सामाजिक जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन जो बहुजनों की स्थिति है, मतलब वो
पैसे की कमी की वजह से ही ऐसा होता है, पैसे की कमी की वजह से, गाइडेंस की कमी की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें पैसों वालों के पास ही रही हैं। सत्ता अगर आप देख ले, अगर आज़ादी के बाद से या उसके पहले भी, तो डॉक्टर घर में डॉक्टर ही बन रहा है, नेताओं के घर में नेता ही पैदा हो रहा है, एक्टर घर में एक्टर ही पैदा हो रहा है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। अगर हम पत्रकार, जो बहुत बड़ा उसके घर में पत्रकार ही पैदा हो रहा है, मतलब ये अगर देखेंगे तो उनके लिए लाइनें बहुत आसान हैं, करने के लिए आसान है। तो अगर हम इसमें कोशिश करते हैं, कुछ ही सफल हो पाते हैं, और बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेशन का भी बहुत चांसेस रहते हैं, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो, तो अपने अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है कि हम करें तो क्या करें। तो लेकिन फिर भी हम लोग रास्ता फाइनली ढूंढ ही लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वोटर इस वक्त भी अपना रास्ता ढूंढ लेगा और अपना सही मतदान करेगा, लोकतंत्र और संविधान बचाएगा। तो सही मतदान करके ही आप संविधान, और कल सेकेंड फेज का इलेक्शन है, तो बहुत सोच समझ के वोट दीजिए आपका, क्योंकि ये समझ लीजिए लोकतंत्र और संविधान का अंतिम फेज है, वरना ये सोशल मीडिया जो सारी चीज़ें, इन पे भी बंदिशें लग जाएंगी। एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है, विपक्षी नेताओं ने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है, संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या वाकई में लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? इतनी बुरी भी बीजेपी पार्टी नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको फ्री ऑफ स्पीच, आप बात करने की तो बात करें, मतलब आप अपने लिए कुछ चीज़ें तो सुन पाएं कि आप गलत क्या कह रहे हैं, हम बता तो पाएं आपको। लेकिन यहाँ तो यही नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ जा रहे हैं तो आपको, अगर आपको या तो पत्रकारों को नंगा कर दिया, वो बोला मोदी जी के खिलाफ तो उनको FIR करवा दिया। आज पूरी जनता ऐसी डरी हुई है, मतलब इसके पहले की सरकार भी आई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो ये मानते थे अगर हमारी बुराई हो रही है तो डेफिनेटली हमें सुधार करना चाहिए। तो वो सुधार भी करने के लिए चीज़ें करते थे। अगर जितना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, इसके पहले की सरकार होती तो डेफिनेटली उनके बारे में सोचती, सुनती, कुछ तो करती। और यहाँ पे किसानों का आंदोलन हुआ, और जैसे कि नोटबंदी जैसी चीज़ें हुई, तो मतलब इन सारी चीज़ों में तो जनता के साथ ही अन्याय हुआ है। लघु कुटीर उद्योग खत्म हो गए, सारी तो कौन मर रहा है? हम ही तो मर रहे हैं। बाकी मोदी जी तो ज्ञान अमीरों को दे रहे हैं कि आप सांस लीजिए, सांस बाहर कीजिए, समय बिताइए, और उन्होंने गरीबों के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला, बहुजनों के लिए कुछ नहीं बोला, महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोला कि आप बच्चों को आप कैसे संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो क्या है ये सब? 24 में जिताइए फिर से। शायद कुछ मुद्दे रह गए हैं जो 10 सालों में, जो 60 सालों का काम जो गलत हुआ है वो 10 सालों में थोड़ी पूरा हो पाएगा। 60 सालों में जो काम हुआ है वही 60 साल ये बेच के जी रहे हैं। आटे पे टैक्स लग गया है, कफन पे टैक्स लग गया है, अब कहाँ टैक्स लगवाना है भाई? बस हवा बची रह गई है, वो भी पॉल्यूटेड। कहाँ और टैक्स लगवाना है? वहां भी टैक्स लग जाएगा। बीजेपी अगर बनती है तो बने, लेकिन बहुमत से नहीं बननी चाहिए, बस ये है। बहुमत से जहां बनी, देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। और क्योंकि इन लोग में संवेदना वो नहीं है। अगर आप देखेंगे 2014 में 55 लाख करोड़ हमारे देश पे कर्ज था। आज हमारे पास 161 लाख करोड़, लगभग 200 के करीब में देश पे कर्ज है। इतने टन सोना गिरवी पड़ा हुआ है। तो रिजर्व बैंक से भी पैसा निकाल लिया भाई। और क्या चाहिए आपको इकोनॉमी डुबाने के लिए? आप कह रही है प्रधानमंत्री संवेदनशील नहीं है, वो तो मंचों से रोते हुए दिखाई देते हैं आपको, रोते स्पीच देते। इतने भावुक प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। मुझे तो लगता है कि इतने भावुक प्रधानमंत्री शायद इतिहास में कोई रहे हों जो जनता की तकलीफों पे रो देते हैं। अगर आप घड़ियाली आंसू का नाम सुने होंगे तो ये वही है, क्योंकि ये टेक्निक इनकी बहुत है इस तरह से कि हम रो दें। और सबसे बड़ी बात, रोता हुआ प्रधानमंत्री और या रोता हुआ प्रमुख किसी भी देश का, रोता हुआ परिवार का प्रमुख कभी अच्छा नहीं लगता। अगर वो रो रहे हैं, उससे लोगों में भावुकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके उलट हो रहा है ये। क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको हर चीजें संभालनी चाहिए, ना कि रो करके अपना कष्ट उनको कष्ट बताने का कोई हक नहीं है। उनको कष्ट निवारण करना है, अभी ये बोल रहे हैं कि हम लोग बाहर से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, गोला बारूद, ये सारी चीजें। भाई पिछले 10 सालों में इन्होंने किया क्या है? मतलब फ्रांस के प्रधानमंत्री ने आकर इनको गले लगा लिया, चाय पे बुला लिया, और इतने करोड़ों की डील की है उनके साथ में, और मोदी का डंका बज रहा है।
करोड़ करोड़ की डील की, अपने घर का संभाल नहीं पा रहे हैं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बोले यूक्रेन का ये हल करेंगे, यूक्रेन का हल करेंगे। अब किसी और कंट्री ने भी इनसे हेल्प मांगा। मतलब हद होती है झूठ बोलने की। झूठ बोलने की कोई हद नहीं है। ये गुमराह और भ्रम की राजनीति है जिससे लोगों को बचना चाहिए, और लोग बहुत हद तक समझ चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन अगर ये सरकार फिर से आई तो सोशल मीडिया नहीं बचेगा, हम और आप नहीं बोल पाएंगे। तो ये थी प्रियंका पासवान, तमाम मुद्दों पर सरकार की जो नीतियां उस पर बात की। सोचिए, मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चुनिए जो जनता के दबाव में आकर काम करे। नेता वही चुनिए जो आपके लिए गंभीरता से सोचता हो। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना वोट से चोट ऐसी जगह पर कीजिए कि आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य सुरक्षित रह पाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।